चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग के जो लेक्चर्स है उसमें आज कैपेसिटेंस का दूसरा हिस्सा निपटाते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस का जो पहला पार्ट था वो निपटाया था। आज हम कैपेसिटेंस का दूसरा पार्ट निपटा रहे हैं। जो बाकी चैप्टर्स हैं जिनके एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए वो सारे के सारे आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रखें, प्लेलिस्ट से सारे सारे लेक्चर्स आप निपटाएं। इंडिविजुअली ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, सर्चिंग में शायद ना आता हो। आप प्लेलिस्ट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें। ये जो प्लेलिस्ट होगी बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी मिल ही जाएगी, वहां पर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये वाला सवाल बेटा न्यूमेरिकल टाइप वाला सवाल है और ये जेई 2019 का सवाल है। सवाल थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस बेटा वैसे हमारे पास सी दे रखा है, हैज डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एरिया ए। बेटा ये एरिया ए की बेटा दो प्लेट्स हैं, इसका भी एरिया ए है बेटा, इसका भी एरिया है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। बेटा मैं इस स्मॉल डी को ना एक बार के लिए ना जानबूझ के कैपिटल डी लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि बेटा वो डिफरेंशिएशन में स्मॉल डी डी एक्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो उससे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं लास्ट में बेटा इस कैपिटल डी को स्मॉल डी पुट कर दूंगा। ठीक है, between two plates having area A, the region between the plates is filled with n dielectric layers। बेटा ऐसे n dielectric की layers हैं ऐसे parallel to the plate, प्लेट के पैरेलल में, each with thickness d by n। सभी की जो थिकनेस है वो d by n है। बस बेटा मैंने वो d जो है वो स्मॉल d की जगह कैपिटल D यूज कर लिया, वो क्योंकि बेटा मैं वो डिफरेंशिएशन वाले d से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए सभी की बेटा थिकनेस d by n d by n d by n d by n ऐसे। तो ऑफ कोर्स टोटल जो डिस्टेंस आपके पास वो d दे ही रखी है, n आपके पास टोटल प्लेट्स है। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth लेयर इज, मतलब यहां पर बेटा पहली लेयर होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। यहां से चलते 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 जो m नंबर वाली जो लेयर होगी ना, बिल्कुल बेटा पतली सी ऐसे लेयर होगी, m नंबर वाली जो लेयर होगी, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें सवाल के अंदर दे रखा है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे क्या दे रखा है, k टाइम्स के बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा और 1 प्लस m बाई n। इसका बेटा तुम अर्थ समझ होंगे कि जो सबसे पहले वाली होगी ना उसमें बेटा k की वैल्यू होगी k 1 प्लस 1 बाई n। जो nth होगी लास्ट वाली बेटा वहां पर होगी k प्लस n अपॉन n, मतलब बेटा 2k। ठीक है, तो आप रफली ऐसे कह सकते हो कि है ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो k से लेकर 2k तक लगातार वेरी कर रही है, रफली आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, हर एक की थिकनेस बेटा मैं सवाल के अंदर दे ही रखी है। फॉर ए वेरी लार्ज नंबर, बेटा ये जो कैपिटल ये नंबर ऑफ लेयर्स है ना बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल n, मतलब ये जो आपके पास डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर इनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो ये जो थिकनेस है ना बेटा काफी छोटी है ना, और ये जो थिकनेस है बेटा काफी छोटी है, तो ऑफ कोर्स बेटा हम इस थिकनेस को dx वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं, है ना। हमें हमारा दिमाग उस तरफ दौड़ना चाहिए कि शायद हमें ना एलिमेंट लेके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर आपके पास अगर मान लो कि डायलेक्ट्रिक से अगर स्ट्रेंथ मतलब मान लो कि नंबर बहुत अगर ज्यादा है तो हर डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस होगी वो बहुत छोटी होगी, एंड इट्स ऑब्वियसली एक हिंट है कि हमें डेरिवेटिव्स का यूज इसके अंदर करना है। ठीक है, फॉर ए वेरी लार्ज द कैपेसिटेंस, मुझसे पूछा कि अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना होगा। कोई भी समझदार बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हल्का फुल्का आइडिया लगा है। अगर ऐसे अगर खूब सारे डायलेक्ट्रिक्स अगर पड़े हैं तो ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे आपस में सीरीज में पड़े, और अगर आपस में सीरीज में पड़े तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हमें करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा मैंने ऐसा कर लिया कि ये जो m नंबर का जो मेरे पास डायलेक्ट्रिक है उसको मैंने ऐसा मान लिया कि ये यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, और इसकी जो थिकनेस है बेटा वो मुझे पता ही है, डेल्टा दे रखी है। इसे अगर हम चाहें तो एक बार के लिए dx पे लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन x ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है x जो दूरी है मैं उसको बड़े आराम से कह सकता हूं एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, चार स्ट्रिप, ऐसे बेटा कितनी स्ट्रिप्स हैं यहां पर, m नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, तो m टाइम्स ऑफ डेल्टा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। हालांकि बेटा वैसे m नहीं है, m-1 है, लेकिन ये नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि चाहे m लिखो चाहे m-1 लिखो एक ही बात है। ठीक, इसी तरह से ये जो कैपिटल D की जो डिस्टेंस है ना इसको बड़ा आराम से लिख सकता हूं, क्या, डेल्टा 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 डेल्टा, ऐसे कितने हैं, ऐसे बेटा मेरे ख्याल से n है। ठीक है, यहां से बेटा मेरे पास x की वैल्यू, सॉरी बेटा यहां से मेरे पास बड़े आराम से m बाई n की जो वैल्यू है वो मेरे पास बड़े आराम से x बाई डी आ गई है।
दोनों को डिवाइड किया तो m बाई n मेरे पास x बाई डी आ गया। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि ये जो k है ना, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मेरे पास एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, k प्लस 1 प्लस m बाई n को बड़ा हम क्या लिख सकते हैं, x बाई डी लिख सकते हैं। और अगर ये एज ए फंक्शन ऑफ x अगर आ गया तो अब इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना इतना मुश्किल काम है नहीं। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसका k है k 1 प्लस एक्स अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बड़ा इसकी थिकनेस बड़ा हम बड़ा आराम से dx लिख सकते हैं। हालांकि बड़ा इस dx की वैल्यू डेल्टा है, बट ठीक है, कहने का अर्थ बड़ा मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। ये बड़ा हमारे पास इसका कैपेसिटेंस है। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिप थोड़ी है, ऐसा बड़ा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, वो सारे के सारे बड़ा आपके पास सीरीज में है। और अगर आपके पास सीरीज में है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इसका 1 अपॉन डीसी, उसका 1 अपॉन डीसी, इसका 1 अपॉन डीसी, इसका 1 अपॉन डीसी, इसका 1 अपॉन डीसी, इसका 1 अपॉन डीसी, सबको जोड़ना है। बड़ा जोड़ना ऑब्वियसली मींस क्या, इंटीग्रेशन। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। समझे बेटा? जैसे पहली स्ट्रिप होगी उसका कैपेसिटेंस DC1, अगली का DC2, इसका DC3, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2 1 अपॉन DC3, ऐसे तो होगा ना। तो बेटा वो एडिशन की जगह मैंने ऐसे लगा लिया। और इसको जैसे बेटा मैंने यहां पर लिखा, मेरे पास बेटा क्या आ गया, 1 अपॉन DC को क्या लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा अच्छा लिखना, के कैपिटल D प्लस एक्स ए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल D इंटू dx। मैं बड़ा 1 अपॉन DC मुझे लिखना है, तो बड़ा मेरे ख्याल से कैपिटल D ऊपर, dx ऊपर, के ए एप्सिलॉन नॉट D प्लस एक्स बड़ा आपके पास नीचे। मुझे बड़ा अगर 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है, बड़ा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, कैपिटल D बाहर, के बाहर, ए एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन कैपिटल D प्लस एक्स बचा। मुझे बड़ा कैपिटल इस x को कहां से कहां तक वेरी करना है, बच्चे बोले सर x शुरुआत में 0 था, चलते 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 d तक वेरी करेगा, तो 0 से लेके d तक बेटा वेरी करना है। कैपिटल D बेटा मेरे पास बाहर आ गया, ये मेरे पास आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx अपॉन d प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ d प्लस एक्स, है कि नहीं बेटा, log ऑफ d प्लस एक्स। अब x को तुम एक बार 0 रखोगे, एक बार अगर d रखोगे, तो अंदर वाली टर्म एक बार 2d बन जाएगी, एक बार बेटा log ऑफ d बन जाएगी। log 2d माइनस log d इज ऑफ कोर्स बेटा d से d कैंसिल, log 2 बन जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो बेटा मेरे पास आ जाएगी बेटा क्या, ln2 सॉरी बेटा ln2 कैपिटल D अपॉन बेटा के ए एप्सिलॉन नॉट। मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, इसको उल्टा कर दो बेटा, उसको उल्टा करते मेरे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा, बोलना क्या आ गई है, आई थिंक आंसर आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट ln2 इनटू बेटा D। अब बेटा मैं D को वापस से स्मॉल d से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा एक्चुअल सवाल में तो ये डिस्टेंस बेटा स्मॉल d थी ना, इसलिए है ना, ये मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो आंसर आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट D ln2। बेटा सही बात है, मुझसे पूछा है कि बेटा इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बेटा अल्फा मतलब यहाँ पर जो बेटा कांस्टेंट आ रखा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, तो ऑफ कोर्स बेटा अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। हम बेटा आराम से कह सकते हैं कि 1 आ गया, समझ तो गया ना बेटा। इसको इससे कंपेयर करना है, इसको अगर इससे कंपेयर करोगे ln2 d के ए एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा यहाँ पर अल्फा की बेटा वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई ना, तो 1 मान लेंगे। ठीक, आगे चलते। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल बेटा, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉशियसली करना चाहिए, है ना, सारे ऑप्शंस बेटा चेक करके आराम आराम से करना चाहिए। सवाल कॉन्सेप्चुअली आसान है, बट मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन से बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा आराम से कर लेते हैं। एक मीडियम है बेटा जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा k है, 1 से बड़ा ऑफ कोर्स k की वैल्यू, fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is small d। बेटा दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन आपका स्मॉल d है। The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in figure। बेटा एक बैटरी से लगा रखा है, बैटरी का वोल्टेज आपके पास V है। Now both the plates are moved by a distance d/2 from the original position। बेटा इस प्लेट को इधर d/2 लेके गए, इस प्लेट को इधर d/2 लेके गए, तो बेटा ऑफ कोर्स एयर में हो गई है d और डायलेक्ट्रिक में हो गई है d, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई है 2d, तो दैट इज फाइन। In the process of going from the configuration depicted in figure A to figure B, which of the following statement is are correct?
यहां से यहां तक जाने में कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। तो जैसा कि मेरी आदत है, मैं आपको भी बेटा ये आदत डलवाना चाहता हूं कि जब भी मोर देन करेक्ट क्वेश्चन होता है ना, मैं पहले सारे ऑप्शन पढ़ता हूं, है ना। मैं ये नहीं कि बेटा पहला ऑप्शन पढ़ा फिर उसको सॉल्व करने लग गया, नहीं, मैं पहले सारे ऑप्शन पढ़ूंगा उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ T2K। मतलब बेटा डाइलेक्ट्रिक के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, बाद में कितनी थी, वो मुझे निकालनी है, निकाल लेंगे। The voltage between the capacitor plate is increased by a factor of K+1. The voltage between the capacitor plates is increased. बड़ा वोल्टेज जो कैपेसिटर के प्लेट्स में वो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, मुझसे पूछा है। The capacitance is decreased. कैपेसिटेंस किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ, ठीक है। Work done in the process does not depend on the presence of dielectric. बेटा इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन किया गया प्लेट्स को दूर ले जाने के लिए वो डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा कह रहे हैं सवाल के अंदर। सो लेट्स, ठीक है, बड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो यार, जो आपके है ना पहले दोनों ये जो सॉरी बेटा ए और सी ऑप्शन है ना, ये काफी हद तक है ना एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जैसे मान लो कि लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल 0, तो बेटा यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का भी 0, यहां का V तो बेटा यहां का भी V, यहां का पोटेंशियल 0 तो बेटा यहां का पोटेंशियल आपके पास V, इजंट इट। इसी तरीके से बैटरी तो अभी भी लगी हुई है, तो यहां का पोटेंशियल 0 तो बेटा यहां का पोटेंशियल आपके पास V। इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उतना बेटा अब है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा पहले था उतना पोटेंशियल डिफरेंस बाद में है, क्योंकि बैटरी लगा रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ K+1। तो बिल्कुल झूठ हो गया, ये तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, और हमें पता है कि प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था उतना ही आपके पास बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो अपन कर ही लेंगे। कैसे, सुनना। यहां पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस है V, डिस्टेंस से बड़ा D, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि V/D। डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये थी, बाद में कितनी है, बाद में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, मैं एक काम करता हूं उसको एक बार के लिए इवन मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर इवन है ना तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि यहां पर और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो K टाइम्स इवन होगी, isn't it? है कि बेटा। अगर मान लो कि यहां पर कोई प्लेट है बेटा, यहां पर कोई प्लेट है, तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से कि Q/2A एप्सिलॉन नॉट है फॉर एग्जांपल। तो वैक्यूम में अगर Q/2A एप्सिलॉन नॉट है तो मीडियम के अंदर Q/2A एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के आगे K भी तो आता है। तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में K के फैक्टर का अंतर रहेगा ही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक के मुकाबले वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स ज्यादा रहेगी। अब मैं वापस से बेटा वही वाला काम कि यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज यहां से तक की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या, K टाइम्स E1 इंटू बेटा ये वाली दूरी दैट इज D/2, प्लस यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ऑफ कोर्स दैट कम्स आउट बी E1 इंटू D, फिर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा दैट इज K टाइम्स E1 प्लस D/2, सॉरी बेटा इंटू D/2। मेरे पास बड़े आराम से आ गया K टाइम्स E1D प्लस E1D इज इक्वल्स टू V। यहां से बेटा मैं E1 को बड़े आराम से लिख सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स बेटा V/K प्लस 1 इंटू D। पहले आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड V/D थी, अब बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि E1/E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा मेरे ख्याल से 1/K+1 आ गई है। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2K। बेटा वो 2K के फैक्टर से चेंज हो गई, क्या ये बात सच है क्या? नहीं बेटा, ये बात सच नहीं है, बल्कि किस फैक्टर से चेंज हुई है बेटा, मेरे ख्याल से जिस फैक्टर से चेंज हुई है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 1/K+1। बेटा इस फैक्टर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है। कूल बेटा, अपना बी ऑप्शन पढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर। कैपेसिटेंस किस फैक्टर से चेंज हुआ है, कैपेसिटेंस किस फैक्टर से चेंज हुआ है? हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस पहले कितना था, कैपेसिटेंस बेटा पहले था ऑफ कोर्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा ऑफ कोर्स K। आपके पास पहले कैपेसिटेंस इतना था, बाद में कितना है? बाद में आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर एक्चुअली दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक तो बेटा ऑफ कोर्स आपका एयर के अंदर, जो एयर में जो कैपेसिटर है बेटा उसकी थिकनेस है D,
बेटा d/2 और d/2 ये। एक आपके पास कैपेसिटर ऐसा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस भी बेटा आपके पास कितनी है d, लेकिन यहां पर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास k है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितना आएगा बेटा, लेट से कैपेसिटेंस आएगा c डैश, बेटा वो होगा इसका कैपेसिटेंस अगर c1 है, इसका कैपेसिटेंस अगर c2 है, दोनों आपके पास बेटा सीरीज में है, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। c1 बेटा कितना होगा बेटा, ऑफ कोर्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। इसका कैपेसिटेंस बेटा कितना, ऑफ कोर्स बेटा k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। नीचे बेटा क्या आएगा, c1 प्लस c2, बेटा मेरे ख्याल से a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, बेटा मेरे ख्याल से 1 प्लस k। ये बेटा एक a एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास कैंसिल हो गया, और मेरे पास बेटा आराम से आंसर आ गया k अपॉन बेटा k प्लस 1 इंटू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। जैसे बेटा आप देख सकते हो कि आपके पास c डैश अपॉन c अगर किसी ने मेरे से पूछा, बेटा c डैश अपॉन c, ये वाला कैपेसिटेंस अपॉन बेटा ये वाला कैपेसिटेंस अगर मुझसे पूछा, तो ये k a एप्सिलॉन अपॉन d तो बेटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स 1 अपॉन k प्लस 1। The capacitance is decreased by a factor of 1 upon k plus 1. Is it correct or wrong? But of course this is correct, बेटा आपका बिल्कुल सही ही आएगा। ठीक है, cool enough। लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, the work done in the process does not depend on the presence of dielectric। बेटा बार मैं सवाल पढ़ लूं, the work done in the process does not depend on the presence of dielectric material। यहां पर डायलेक्ट्रिक है या नहीं है, वर्क डन जो है वो इसकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता कि वर्क डन कितना है। तो यार इट सीम्स, मतलब ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे वर्क डन कितना निकालना है, वर्क डन आएगा कितना। अब वर्क डन कितना आएगा उस पर कैसे सोचे, देखो भाई लेट से ये वाली जो प्लेट है, लेट से मैंने इस वाली प्लेट को, जैसे मैं सही कहूं तो जैसे मान लो कि लेट से कि मैं इस वाली प्लेट को फिक्स करके लेट से मैं इस वाली प्लेट को दूर लेके जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे है ना जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा मुझे एग्जैक्टली उतना फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। अंदर कितना फोर्स लग रहा होगा, अंदर बेटा ऑफ कोर्स फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बेटा इसका चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड v/d है, लेकिन हमें v/2d लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो तो नेट थी, मुझे सिर्फ इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होगी। बट वो कितनी होगी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में v/d वाले टर्म कोई ना कोई आएगी। ठीक है, अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, बट अंदर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज ऑफ कोर्स है ना v/d, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो अंदर की तरफ बड़ा फोर्स कोई ना कोई आपके पास है ना, बड़ा जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आपको फोर्स बाहर की तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ बड़ा फोर्स लग रहा होगा है ना, उतना ही फोर्स मुझे ऑफ कोर्स बड़ा बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। लेकिन बाहर की तरफ जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें बड़ा ऑफ कोर्स वो जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू q, है ना। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, लेकिन इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी cv, है कि नहीं। और जो c है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं बाहर कितना फोर्स लगा रहा हूं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है। अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो बड़ा ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा, और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो बड़ा ऑफ कोर्स अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला भी तो ज्यादा होगा, और अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है बड़ा वर्क डन भी आपका ज्यादा होगा। तो क्या बड़ा वर्क डन जो होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक है या नहीं। ऑफ कोर्स बड़ा आपका जो वर्क डन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है। इसमें बड़ा नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट, तो ऑफ कोर्स बड़ा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो राइट बड़ा सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ, राइट आपके पास बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट हुआ बी वाला। ठीक है, हालांकि बेटा था मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, लेकिन मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक ऑप्शन भी तो सही हो सकता है ना। मोर देन वन करेक्ट का मतलब क्या है कि वन भी, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा काफी आसान सा सवाल, ये बेटा जेईई 2023 का सवाल है और काफी इजी सा सवाल है। एक कंटेनर है बेटा जिसका बेस जो है बेटा 50 इंटू 5 है, बेटा ये 50 है, बेटा आपके पास ये 5 है, हाइट बेटा आपके पास इस तरह से 50 है। दो बेटा पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स हैं जिनका एरिया बेटा मुझे 50 इंटू 50 दे रखा है, ये 50 ये 50। द रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। The container is being filled with a liquid of dielectric constant 3, बेटा dielectric constant जो ना वो 3 है और कोई dielectric है बेटा लगातार हम इसके अंदर पोर कर रहे हैं at a uniform rate of 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम आने की रेट है, यूनिट्स बेटा आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर बेटा यहां पर कितना पानी आ जाएगा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर 10 सेकंड के अंदर तो ऑफ कोर्स पानी जाएगा 250 इंटू 10,
2500 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो वॉल्यूम आएगा पानी का बेटा ये किसी न किसी हाइट तक आएगा। आई डोंट नो बेटा ये हाइट कितनी है, ये हाइट निकालना मेरे बच्चे बोले सर बाएं हाथ का खेल है। एरिया एरिया आएगा 5 × 50 बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 250 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय बेटा ऑफ कोर्स योर हाइट शुड बी इक्वल टू बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल चुके हैं दैट इज ऑफ कोर्स 2500 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा आपके पास कैंसिल। आई थिंक बेटा हाइट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर हाइट तक आपका पानी आ चुका है, बाकी 40 सेंटीमीटर के अंदर अभी भी आपका बेटा क्या नाम है उसका, एयर है। ठीक है, अब मुझसे पूछ के रखा है, मुझसे पूछ रखा है बताओ कि कैपेसिटेंस कितना है। अब बेटा कैपेसिटेंस कितना है इसके सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज बची है। कुछ कुछ इस तरह बड़ा आपके पास जुगाड़ है। ये दोनों बड़ा आपके पास प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है। आपने जो पानी भर रखा है मतलब जो लिक्विड भर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास 3 है, आपने बहुत ही दिमाग से निकाल लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है बट आपके पास ये 40 सेंटीमीटर है। इस ऊपर वाले का कैपेसिटेंस मैंने C1 मान लिया, इसका मैंने कैपेसिटेंस C2 मान लिया। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ बेटा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो पूरे अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस आएगा बेटा दैट विल बी सिंपली C1 + C2। कुछ नहीं बचा, सिर्फ वैल्यूज रखनी बची है। ये C1 कितना होगा, ये C1 होगा बेटा एरिया, एरिया है 40 × 50 बेटा 40 × 50 बेटा याद रखना 40 × 50 बेटा मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 0.4 × 0.5। ठीक है, मैं सब कुछ SI यूनिट लिखना चाह रहा हूं। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा D इज 5 सेंटीमीटर दैट इज 0.05 प्लस अब बेटा इसका क्या होगा K एरिया बेटा आप 10 इंटू बेटा ऑफ कोर्स 50 बेटा ये 10 है, ऐसे बेटा आपके पास 50 है, तो आई थिंक 0.1 इंटू बेटा 0.5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बेटा D इज ऑफ कोर्स 0.05। ये बेटा आपका कैपेसिटेंस है। मेरे ख्याल से वैल्यूज बड़ा आसान सी तो है यार। ये बेटा 2 0 बेटा आपके इस 2 0 से निपट गए बेटा, ये आपके 2 0 मेरे ख्याल से बेटा इन 2 0 से आपके पास निपट गए बेटा, 5 से 5 निपट गया बेटा, 5 से आपका 5 निपट गया बेटा, ये आ गया आपके पास 4 एप्सिलॉन नॉट बेटा, नीचे बेटा मेरे पास कितना बेटा, ऊपर तो 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, और बेटा नीचे आपके पास कितना आया 3 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 7 एप्सिलॉन। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक लेना, ऊपर बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा वैल्यू भी मेरा मुझे दे रखी है, हालांकि बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है SI यूनिट में, लेकिन उन्होंने सवाल थोड़ा सा वैल्यूज आसान करने के लिए कुछ और दे रखी है, मुझे दे रखी है 9 × 10⁻12 बेटा 9 7 63 आई थिंक 63 × 10⁻12 फैरेड बेटा हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि आंसर इज 63 पिको फैरेड बेटा, पिको मींस 10⁻12, सो आंसर कम्स आउट टू बी 63 पिको फैरेड बेटा, याद रखना पिको मींस 10⁻12। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है एंड आसान है बट ठीक है, कई बच्चों को बड़ा कॉन्सेप्ट पता नहीं होता ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये 2024 का सवाल है। सवाल इस तरह से, 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट S1 S2 S3 S4 बेटा, 4 स्क्वायर मेटल शीट है S1 S2 S3 S4। सभी की जो साइड है बेटा वो A है, मतलब ये वाली साइड अगर A है तो बेटा ये वाली साइड भी A है, तो किसी भी प्लेट का जो एरिया है वो मेरे पास A² है। ठीक है, और सब एक दूसरे के पैरेलल पड़ी है और सबके बीच में सेपरेशन जो मेरे पास वो D है। ये सेपरेशन D है, ये सेपरेशन D है, ये सेपरेशन आपके पास इस तरह से D है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C नोट जो है वो एप्सिलॉन नॉट A² D को लिखा हुआ है। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है दैट इज वी नो दैट कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, एरिया इज बड़ा ऑफ कोर्स स्मॉल A² एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है उसे C नोट लिख दिया, इनके बीच का जो कैपेसिटेंस है उसको C नोट लिख दिया, और इन दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस है उसको भी C नोट लिख रखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बेटा आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है बेटा, कुछ क्वांटिटीज मैच करनी है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 के अंदर। लिस्ट 2 में तो दिख ही रहा है कि कैपेसिटेंस दे रखा है, लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। S1 बेटा ये है, S4 लास्ट वाली है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है। विथ S2 एंड S2
नॉट कनेक्टेड, S2 और S3 जो ना वो कनेक्ट नहीं कर रखी है, S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस पूछे, ठीक है। तो S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रखा है, इस बात का मतलब कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है, पहले मैं ये सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि मैं ना किसी बैटरी से हायर एंड से S1 को जोड़ दूंगा और लोअर एंड से S4 को जोड़ दूंगा, बस हो गया अपना काम। S2 और S3 आपस में नहीं जुड़े गए, तो चलिए ये डायग्राम एक बार वापस से बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास ये बैटरी रही, इसका हायर एंड जो है बेटा वो एक मेटल की प्लेट से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, लोअर एंड जो है वो मेटल की एक दूसरी प्लेट से जुड़ा हुआ है ऐसे। यहां से बेटा मेरे पास कुछ ना कुछ चार्ज आएगा ऐसे, ठीक है। जो चार्ज आएगा बेटा ऑफ कोर्स इस प्लेट पे आ जाएगा, इस प्लेट पे चार्ज आया, ठीक है। जैसे इस प्लेट पे चार्ज आएगा ऑब्वियस बात है कि ना इसके सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके सामने ये बेटा मेरे पास एक माइनस क्यू आ जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे ये वाली प्लेट ना, इस प्लेट पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज आ गया, ये वाली बैटरी को किसी सॉरी ये वाले इस प्लेट को आपने किसी बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ रखा, तो इसके पास तो पहले चार्ज जीरो था, अब भी जीरो होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि इस S2 वाली प्लेट के लेफ्ट साइड में माइनस क्यू चार्ज जाएगा और राइट साइड में प्लस क्यू चार्ज जाएगा। तो ये प्लस क्यू और ये जो माइनस क्यू है इसके कारण बीच में कैपेसिटेंस बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस क्यू आ गया। ये जो प्लेट ना S2, इसके इधर वाले जो सरफेस है ना उसके पास चार्ज बेटा माइनस क्यू है, सॉरी इसके पास चार्ज प्लस क्यू है, इसके पास चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके सामने जो S3 वाली प्लेट है ना उसकी लेफ्ट वाले साइड पर चार्ज आ जाएगा ऑफ कोर्स माइनस क्यू। लेकिन ये जो आपके पास S3 वाली प्लेट है इसको आपने किसी बैटरी से जोड़ नहीं रखा, तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए इसके पास, तो इसके इधर वाले फेस के पास अपने आप चार्ज आएगा प्लस क्यू। इसके पास बड़ा चार्ज प्लस क्यू आ जाएगा, तो सामने जो S4 वाली जो प्लेट है उसके पास चार्ज आएगा माइनस क्यू। माइनस क्यू इसलिए है क्योंकि बड़ा ये जो बैटरी है इसने इसमें से क्यू चार्ज ऐसे निकाल लिया होगा। तो ध्यान से देखो, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, एक कैपेसिटेंस ये रहा, तीन कैपेसिटर लगा रखे एक तरीके से। ये कैपेसिटर ये रहा बेटा इसी तरीके से, ये बेटा मेरे पास दूसरा कैपेसिटर रहा और ये मेरे पास एक तरीके से बेटा तीसरा कैपेसिटर रहा, बस ये मेरे पास तीसरा कैपेसिटर। किसी बच्चे को अगर इमेजिन करने में दिक्कत है तो मैं ओवर एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। मैं से कहना चाहता हूं कि ये जो प्लेट है ना, ये जो मैंने कैपेसिटर की ये वाली प्लेट दिखा रखी है ये तो S1 है, ये दोनों जो प्लेट्स है ना ये जो मैंने अलग अलग दिखा रखी है ये S2 है। S2 प्लेट एक ही है, बस एक तरीके से उस S2 प्लेट का एक तरह से ये लेफ्ट वाला जो चार्ज है ना वो यहां दिखा दिया और उसी प्लेट का राइट वाला जो हिस्सा ना उसका चार्ज मैंने यहां दिखा दिया है, इसके पास बड़ा चार्ज प्लस क्यू। इसी तरह से ये और ये जो ना ये दोनों बड़ा आपके पास S3 है ना। S3 वाली प्लेट का जो लेफ्ट वाला चार्ज है ना वो इसके पास है, राइट वाला चार्ज मेरे पास है यहां पर, इसके पास बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा माइनस क्यू, यहां बड़ा प्लस क्यू, ये आपके पास बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास S4 वाली प्लेट है ना वो है, ये आपके पास माइनस क्यू। बस बड़ा बन गया अपना काम। तो तीन कैपेसिटर हैं, तीनों की तीनों जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़ा आपस में तीनों की तीनों सीरीज में है। सीरीज में हम जानते हैं कि बड़ा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस बड़ा 1/C3। आई थिंक बड़ा कैपेसिटेंस पूरे पूरे सिस्टम का कितना आ गया, C0/3 आ गया। सो इट शुड बी C0/3। तो इसका मतलब पी का जो आंसर है बेटा वो ऑफकोर्स बेटा क्या होना चाहिए, पी का आंसर 3 होना चाहिए बेटा, पी का आंसर आपके पास 3 होना चाहिए, ठीक है। पी जो बेटा 3 के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। आगे और मैच करें, चलिए आगे वाला थोड़ा टफ हो सकते हैं, आराम आराम से देखते हैं बेटा। पी जो होगा बेटा वो 3 के साथ मैच करेगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 व्हेन S2 इज शॉर्टेड टू S3। मतलब इस S2 और S3 को अपन ने ऐसे शॉर्ट कर रखा है, यूं जोड़ रखा है, और मुझे अब S1 और S4 के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। बिल्कुल बनाते हैं, इन दोनों को शॉर्ट कर रखा है, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया। तो हमारे पास कुछ कुछ जुगाड़ ऐसा हो गया, मेरे पास ये रही बैटरी, ये बैटरी कुछ ना कुछ बड़ा चार्ज देगी, जो भी चार्ज देगी बड़ा आपके पास इस वाले प्लेट के पास आ जाएगा। यहां पर आपके पास कोई ना कोई चार्ज आ गया। ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो S4 के साथ जोड़ रखा है, S4 के वाली जो प्लेट होगी उससे बड़ा कोई ना कोई चार्ज ये ले लेगी इस तरीके से। अब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट को अगर शॉर्ट कर रखा है, इस बात का मतलब ये है कि ये एक ही प्लेट है, अलग अलग प्लेट नहीं, सेम प्लेट हो गई है ना। इन दोनों का पोटेंशियल आपके पास सेम हो गया है,
और इनके पास अगर पोटेंशियल सेम हो तो क्या होगा कि जैसे ही आपने लेट से बेटा यहां पर प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट को दिया, यहां पर आपके पास जाएगा माइनस क्यू। अब जैसे ही यहां पर माइनस क्यू आया, अब यहां पर आपके पास प्लस क्यू आ जाएगा। दोनों प्लेट ये S3 और S4 अब एक ही प्लेट हो गई है, और इन दोनों के पास मिलाकर पहले चार्ज जीरो था, तो अब भी चार्ज जीरो होना चाहिए। तो अब जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, यहां पर आपके पास माइनस क्यू आएगा, तो सबसे दूर वाली जो सरफेस होगी वहां पर आपके पास प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस क्यू आएगा तो यहां पर आपके पास माइनस क्यू आ जाएगा। तो बस कैपेसिटर क्या हुआ, एक कैपेसिटर आपके पास ये रहा और एक कैपेसिटर आपके पास ये रहा, बस दो कैपेसिटर है। ये कोई कैपेसिटेंस थोड़ी है, ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे हैं, और अगर शॉर्ट कर रखा है सेम पोटेंशियल पे, और अगर पोटेंशियल अगर सेम है तो इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स कोई कैपेसिटेंस नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपके पास एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर आपके पास ये रहा, सिर्फ और सिर्फ दो ही आपके पास कैपेसिटर है। ये आपके पास बड़ा S1 वाली है, बड़ा ये आपके पास S4 वाली है, और ये बड़ा आपके पास S2 वाली प्लेट, और मेरे पास ये आपकी S3 वाली प्लेट, और इन दोनों को अपन ने इस तरह से शॉर्ट वगैरह कर रखा है। इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, समझ गए इस बात को बेटा। इसका कैपेसिटेंस आपके पास सी नोट है, इसका कैपेसिटेंस आपके पास सी नोट है, दोनों आपस में बड़ा एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ऑफ कोर्स बड़ा सी इक्विवेलेंट आपके पास जो आएगा वो सी नोट बाई 2 आएगा। तो क्यू का बड़ा आंसर क्या आना चाहिए, क्यू का आंसर आपके पास 2 आना चाहिए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3। बेटा S1 और S3 के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, S2 और S4 को शॉर्ट कर रखा है। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मुझे कैपेसिटेंस निकालना है S1 और S3 के बीच में। ये बेटा कोई ना कोई चार्ज देगा ऐसे, क्यों, तो इसमें से कुछ ना कुछ चार्ज ले लेगा ऐसे, तो इसके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो S3 के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, साथ ही साथ हमने S2 को और S4 को हमने शॉर्ट भी कर रखा है। ये तो इंटरेस्टिंग हो गया बेटा। बनाते हैं इसको, हम डायग्राम वापस बनाने की कोशिश करते हैं, बट एक हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं। अगर यहां पर चार्ज बेटा प्लस, तो इस S2 की लेफ्ट वाले पर चार्ज अपने आप आ जाएगा माइनस। लेकिन S2 के पास बेटा ऐसे चार्ज माइनस आ गया। अब ध्यान देना, S3 के पास बेटा माइनस है, तो S4 के इस वाली प्लेट पर आ जाएगा आपके पास प्लस, है ना। यहां पर आपके पास बेटा नेगेटिव है, तो S2 के बेटा यहां पर इधर वाले पे आ जाएगा आपके पास प्लस। ये डायग्राम बेटा आपको नहीं समझ में आया तो मैं काम करता हूं, मैं डायग्राम आपके लिए एक बार वापस से बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। अगर क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आए, मैं सारा का सारा डायग्राम बेटा आपके लिए एक बार वापस से बनाता हूं। मैं पेशेंटली बना रहा हूं, किसी बच्चे को बेटा समझ में आ गया वो तो आगे बढ़ सकता है कटाक से कि ठीक है सर मुझे जरूरत नहीं है, और किसी बच्चे को ना समझ में आए, मैं बेटा एक बार इसको ऐसे 2D टाइप में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश करता हूं। ये बेटा आपके पास चारों प्लेट, ये आपके पास S1 वाली प्लेट, ये बेटा आपके पास S2 वाली प्लेट, बेटा ये आपके पास S3 वाली प्लेट, ये आपके पास S4 वाली प्लेट। चारों प्लेट को बेटा ने थोड़ी थिकनेस के साथ दिखाया, जिससे मैं ये बता सकूं कि इसके लेफ्ट वाले हिस्से पे क्या हो, राइट वाले हिस्से पे क्या हो। जानबूझ के बेटा मैंने इसकी थिकनेस दिखाई है। ये आपके पास आपकी चारों प्लेट्स, ठीक है। ये प्लेट्स ऐसे पड़ी बेटा, ये मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शन ही दिखाया। हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी जोड़ रखी है, हायर पोटेंशियल यहां पर, लोअर पोटेंशियल यहां। मैंने क्या कहा आपको, हायर पोटेंशियल, मुझे S1 और S3 के बीच में अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो S1 और S3 को बैटरी से जोड़ना होगा। ठीक है, नाउ यहां से मैंने हायर पोटेंशियल अगर जोड़ा है तो यहां पर चार्ज आपके पास प्लस आ जाएगा, जितना यहां पर प्लस होगा उतना ही यहां पर माइनस होगा। अरे मैंने तो भूलना भूल गया, S2 को और S4 को मैंने शॉर्ट कर रखा। यहां पर आपके पास चार्ज है, यहां से आपने चार्ज खींचा तो यहां पर चार्ज है नेगेटिव, यहां पर चार्ज है नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है तो सामने वाली प्लेट पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव। डन हो गया बेटा आपका काम। ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, ये बेटा दोनों आपके पास सेम पोटेंशियल है। ठीक है, सेम पोटेंशियल। अब आराम आराम से बेटा वापस से डायग्राम बनाने की अपन कोशिश करते हैं। मेरे पास बेटा ये रही बैटरी, ठीक है। ध्यान से देखिए आपके पास कितने कैपेसिटर हैं। यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, बेटा पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, यहां पर हायर पोटेंशियल बेटा, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। तीन कैपेसिटर हैं, लेकिन तीनों आपस में सीरीज में है, पैरेलल में, कुछ पता नहीं चल पा रहा। चल जाएगा, करते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं एक बार के लिए, ये बेटा बैटरी के हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए पॉइंट को ए बोल देता हूं,
ये बैटरी के लोअर पोटेंशियल जुड़ा है, मैं इसको एक बार के लिए बी बोल देता हूं, ठीक है। मैं इस प्लेट को एक बार के लिए सी बोल देता हूं। अगर ये वाली प्लेट अगर सी है तो ये वाली प्लेट भी आपके पास सी है, जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो एक तरीके से सेम ही है। तो एक कैपेसिटेंस है बेटा, मैंने इसको ए बोला था ना, एक कैपेसिटेंस है ए और सी के बीच में, इसको मैंने बेटा बी बोला था ना, है ना। ये आपके पास ए वाला पॉइंट है, ये आपके पास बी वाला पॉइंट है, ये आपके पास सी वाला पॉइंट है, ये आपके पास सी वाला पॉइंट है। एक कैपेसिटर है ए और सी के बीच में, एक है बी और सी के बीच में, एक है बी और सी के बीच में। तो यहां कहीं मैं एक सी पॉइंट ले आता हूं। पहला कैपेसिटर ए और सी के बीच में, अगला कैपेसिटर सी और बी के बीच में, अगला कैपेसिटर सी और बी के बीच में। ये मैंने पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़े आराम से बना दिया। सी नॉट और सी नॉट कितना हो गया बेटा, दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो गया 2C0। ये 2C0 इस C0 के साथ कैसे है सीरीज में, तो बड़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 2C0/3। ये हमारे सिस्टम बड़ा आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक आर शुड मैच विद द फोर्थ 2C0/3। आराम से बन गया। इवन बेटा हम हर प्लेट के किस किस फेस पर कितना कितना चार्ज है वो भी निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी हमें कि प्लेट्स पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना जानने की, और कितने कैपेसिटर हैं और वो सारे कैपेसिटर आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है, इतना जान लिया काफी है, ठीक है। किसी बच्चे ने बेटा थ्योरी ना पढ़ रखी हो ना, हालांकि बेटा मैंने क्लास में पढ़ा रखी है, लेकिन किसी ने ना पढ़ रखी हो ना तो लोड मत लेना, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना इससे सवाल बन जाएगा, यही थ्योरी है। उसमें मैंने ऐसे पढ़ाया कि ऐसे एग्जाम्पल लिए, बस मैंने वहां पर जैसे इस सवाल में बेटा 4 प्लेट ले रखी, मैंने शायद 5 भी ले रखी, बस इतना सा फर्क है। तो मैंने जो क्लास में सवाल करा रखी है उसमें 5-5 प्लेट ले रखी होगी, यहाँ बेटा सिर्फ 4 प्लेट ले रखी है, एक ही बात है, वापस से करने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट बेटा एक और बच गया, एक और बच गया। नेक्स्ट इज फोर्थ वाला और देख लेते बेटा। फोर्थ वाले में क्या है हमारे पास, फोर्थ वाले में द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2। बेटा मुझे S1 और S2 के बीच का कैपेसिटेंस चाहिए, और हमने S1 S2 बेटा किसको शॉर्ट कर रखा है, कुछ लिखा हुआ भी है, एक बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 शॉर्टेड टू S1 एंड S2 शॉर्टेड विथ S4। S2 को और S4 को शॉर्ट कर रखा है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना। और S1 और विथ S3 को S1 से शॉर्ट कर रखा है, S1 को S3 से शॉर्ट कर रखा है बेटा, ठीक है। और मुझे कैपेसिटेंस निकालना किन दोनों के बीच में, S1 और S2 के बीच में निकालना है। थोड़ा मुझे कैपेसिटेंस निकालना है S1 और S2 के बीच में, तो बेटा मैंने इसको हायर पोटेंशियल से यू जोड़ दिया, इसको मैंने लोअर पोटेंशियल से यू जोड़ दिया। हालांकि ये कुछ ज्यादा आसान हो गया, थोड़ा सा अगर बारीकी से अगर सोचोगे ना तो बड़े आराम से दिख जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना भाई। ये देखो, चलो मैं बना देता हूं। ये मेरे पास बैटरी ऐसे, ठीक। इसने बेटा ऑफ कोर्स कोई ना कोई चार्ज दिया बेटा इस प्लेट को। ध्यान से देखो, यहां पर बेटा जो पोटेंशियल, जैसे मैं इसको बोल दूं लेट से कि दिस पॉइंट इज ए, बेटा दिस पॉइंट इज लेट से बी, ठीक है। बी से बेटा चार्ज लिया, ए को दिया, ठीक है। इस S1 को और S3 को तुमने शॉर्ट कर रखा है, तो अगर मैं इसको ए बोल सकता हूं तो मैं इसको भी ए बोल सकता हूं, क्योंकि जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका। इसी तरीके से इस बी को और डी को भी आपने शॉर्ट कर रखा है, तो इसको अगर बी बोल रखा है तो इसको भी बोल सकता हूं। अब होगा क्या कि जैसे बेटा यहां पर चार्ज प्लस, यहां पर आपके पास चार्ज माइनस, यहां पर आपके पास चार्ज माइनस, यहां पर आपके पास चार्ज प्लस, भाई जो पोटेंशियल बेटा इसका ए का है बेटा वही पोटेंशियल इस S1 का और S3 का तो सेम है, तो इसके पास चार्ज प्लस तो इसके पास भी चार्ज प्लस। यहां चार्ज बेटा प्लस, बी का पोटेंशियल बेटा वही है, सॉरी S4 का पोटेंशियल वही है जो S2 का है, S2 के पास चार्ज नेगेटिव तो इसके पास भी चार्ज नेगेटिव, तो ये चार्ज नेगेटिव। एक कैपेसिटर बेटा ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर है। लेकिन ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, और ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में। एक को चार्ज दिया है, बी से चार्ज लिया है, तो मुझे तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि बैटरी के लिए ये वाला पॉइंट ए है, बैटरी के लिए ये वाला पॉइंट बी है, और 3 कैपेसिटर हैं, पहला वाला भी ए और बी के बीच में, दूसरा वाला भी ए और बी के बीच में, और तीसरा वाला भी ए और बी के बीच में। तो ये तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कुछ खास ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। तीनों के तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। C0 C0 C0, बट ऑफ कोर्स आंसर कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ C0। तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है।
अगला सवाल करते हैं। बेटा कॉम्प्रिहेंशन है, अभी इस पेज पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल दिखाई दे रहा है। अगला सवाल बेटा इसके अगले पेज पे दिखाई देगा। हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉम्प्रिहेंशन एवर आस्क्ड, ठीक है ना। मुझे हाँ, इस इतना आसान मुझे कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, हो सकता है किसी किसी बच्चे को टफ लगे, देख लेते हैं। बच्चों को कई बार सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन इसलिए टफ लगता है क्योंकि उनको लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती और कॉम्प्रिहेंशन के साथ उनकी इतनी दोस्ती नहीं होती ना, इसलिए। बाकी बेटा कॉम्प्रिहेंशन अक्सर है ना बाकी सवालों के मुकाबले मेरे को थोड़े से आसान लगते हैं, कि जेई थोड़ा सा, सॉरी आईआईटी वाले थोड़ा आसान पूछते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजिशन पी। बेटा इस एस को मैंने पी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बेटा ये क्यू वाला तो खराब ही हो गया, ठीक है। सो दैट चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स Q1 माइक्रोकुलाम, कि इस कैपेसिटर पर चार्ज Q1 माइक्रोकुलाम है। देन स्विच एस इज क्लोज टू Q, बेटा फिर स्विच को Q से लगा दिया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स 2 इस एस को अगर मैं P से कनेक्ट करता हूं तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये निकालना है। इस एस को Q से जोड़ूंगा तब कितना चार्ज है ये निकालना है। इतना सवाल है। पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन में मुझे Q1 पूछ रखा है। अच्छा, ये 2021 के अंदर एक अलग ही पैटर्न है ना, आईआईटी ने ट्राई किया था। उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस पूछे थे। दैट इज टोटली फाइन बेटा, कोई ऑप्शन नहीं इसके आगे और न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ऐसा पूछा था। सिर्फ एक ही साल ट्राई किया था, तो बहुत ही आसान हो गया बेटा। क्या, जैसे मैंने इस एस को पी से जोड़ दिया, ये वाला वायर तो खत्म, और सर्किट डायग्राम सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास 1 वोल्ट, मेरे पास 1 ओम, मेरे पास ये 1 माइक्रो फैरेड, मेरे पास ये 2 ओम, ये बड़ा मेरे पास 2 वोल्ट, दिस इज 2। अगर कैपेसिटर पर चार्ज पूछा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, अभी निकालते हैं। जैसे आपका सारा सारा सिस्टम स्टेडी स्टेट पे आएगा, सारा का सारा सिस्टम में जो करंट होगा ना वो यूं जा रहा होगा। लेट्स से बड़ा करंट कम्स आउट टू बी आई। ये करंट आई निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। यहां पर करंट नहीं जाएगा जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है। ये करंट हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? ये 2 वोल्ट करंट भेजना चाह रहा है ऐसे, ये 1 वोल्ट बड़ा करंट भेजना चाह रहा है ऐसे, दोनों आपस में सीरीज में। यहां पर करंट है नहीं, जो करंट यहां बेटा वही करंट आपके पास यहां। तो कुल मिलाकर मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया? 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया 1 अपॉन सिस्टम का रेजिस्टेंस। बेटा 2 ये रहा, 1 ये रहा। आई थिंक बेटा रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 3, सो करंट कम्स आउट टू बी 1/3। करंट अगर आपके पास 1/3 है तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना तो बड़ा आसान काम है। लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो यहाँ का भी 0। चलते गए बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है। कितना? I इंटू आर, 1/3 इंटू 2, बेटा कितना घट गया? 2/3 घट गया। 2 में से अगर 2/3 घट गया बेटा, यहाँ का पोटेंशियल बेटा मेरे पास आ गया ऑफकोर्स 4/3। कैपेसिटर के आजू बाजू अगर देखोगे तो बड़ा 0 यहां पर, पोटेंशियल यहां पर 4/3। आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कम्स आउट टू बी 4/3। चार्ज की बात आई तो दैट इज ऑफ कोर्स C इंटू वी। कैपेसिटेंस कितना है इसका? 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड इंटू 4/3 वोल्ट्स। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 4/3 माइक्रोकुलाम। आई थिंक बेटा 4/3 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? 1.33 माइक्रोकुलम बना आंसर लिख सकते हैं। कोई ऑप्शंस नहीं थी बेटा, इंटीजर सवाल था, सॉरी इंटीजर नहीं, न्यूमेरिकल सवाल था, और लिखा हुआ था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आपको इसको नॉर्मलाइज करना है, उसके अप्रोक्सीमेट आपको आंसर देना है। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.33 माइक्रोकुलम। मैं तुम्हें यहाँ पर एक फिजिक्स की एक छोटी सी ना ब्यूटी और दिखाता हूँ। इस सेम बात को, मतलब अपना आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान सवाल था, बट आई वांटेड कि मैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। मैं एक फिजिक्स की यहाँ पर एक अच्छी सी बेटा तुम्हें बात और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा इसको ये भी सोच सकता है कि सर दोनों के दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल है। मैंने सीरीज में बताया, कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर दोनों के दोनों कैपेसिटर जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि है भी। वो तो सोचने का नजरिया है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी पैरेलल तो है। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एस से अगर फ्लिप कर दूं,
ऐसे अगर फ्लिप कर दूं तो इस कैपेसिटर को ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों जो बैटरीज हैं वो तो आपस में पैरेलल हैं। तो कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास ये कैपेसिटर, ये मेरे पास 2 ओम, मेरे पास बड़ा ये 2 वोल्ट, साथ ही साथ वो एक बात बोलेगा कि सर दिस इज 1 ओम। बेटा इसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा यूं उठा के मैंने इस पूरे सर्किट को ऐसे यूं कर दिया, 1 ओम 1 वोल्ट। क्या लग रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं इन दोनों बैटरीज को बड़ा मैं एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल जैसा था ना वैसा का वैसा ही। और इक्विवेलेंट ईएमएफ का बड़ा एक फॉर्मूला होता है, क्या, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा ऊपर तो मेरे ख्याल से 2 आ गया, नीचे बेटा मेरे पास कितना आ गया, बेटा नीचे बेटा मेरे ख्याल से आ गया मेरे पास 1/2 प्लस बेटा आई थिंक कितना 3/2। आई थिंक इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया 4/3। इसी तरीके से बेटा ये 2 ओम और ये 1 ओम, बेटा इन दोनों का आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सो 1/2 प्लस 1 बाई आई थिंक बेटा दैट कम्स 3/2। आर इक्विवेलेंट बेटा मेरे पास कितना आ गया 2/3। इसका मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये जो कैपेसिटर है मैं इसको एक ऐसे रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 2/3 और एक ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है बेटा, जिसका ईएमएफ मेरे पास 4/3 वोल्ट है, उसके साथ लगा सकते हैं। अब मुझसे पूछा है कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा। बेटा ऑफ कोर्स कैपेसिटर के पास जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहां से करंट बहना बंद हो जाएगा। करंट बहना बंद हो जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से है बेटा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4/3। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफेरेड, तो चार्ज कितना आ गया 4/3 माइक्रो कूलम्ब। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में ऐसे नहीं कि दोनों तरीके से सोचना है। एक्चुअल एग्जाम में तो जो थॉट आ जाए उससे कर लो। ठीक है, इसमें क्या बेटा साइंस में तो मतलब फ्लो ऑफ थॉट्स के साथ चलना चाहिए। अगर आप सही सोच रहे हो तो कीप ऑन मूविंग लाइक दैट। मैंने दो तरीके से, मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स क्यों बताए, क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल कराना नहीं सिखा रहा। ठीक है, मैं तो तुम्हें बातें सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बच्चा सोच सकता है। ठीक है, कैसे कैसे चीजें जो उसने पहले सीख रखी है उसको वो अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकता है। तो मैं तो इसलिए कर रहा था, बाकी बेटा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, इसका दूसरा वाला पार्ट, बेटा इसमें मुझसे दूसरे पार्ट में क्या पूछेगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। Q2 कब बोल रखा था बेटा, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ चुके हैं। Q2 बेटा तब बोल रखा था जब आपने इस S को Q से जोड़ दिया। ठीक है ना, व्हेन S इज स्विच टू Q आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब जब स्टेडी स्टेट आ गया, द चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो ये वाला 1 वोल्ट तो बेटा आपके काम का ही नहीं है। अब आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि तो बहुत ही आसान हो गया कि मेरे पास ये 1 ओम, ठीक है, ये बेटा मेरे पास कैपेसिटर, ये मेरे पास 2 ओम, मेरे पास ये 2 वोल्ट। अगेन बेटा कैपेसिटर पर मुझे चार्ज पूछा है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल लेंगे। जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट आपके पास यूं आएगा, करंट यूं चलते चलते यूं चलते चलते ऐसा आएगा, सारा करंट यूं आएगा, फिर बेटा यहां पर करंट नहीं आएगा। 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम और ये 1 ओम, बेटा कितना हो गया 3 ओम। आई थिंक करंट की बेटा वैल्यू कम्स आउट टू बी 2/3 एम्पियर। वेरी इजी है ना। यहाँ का पोटेंशियल अगर मेरे पास जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो है। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल आपके पास आपके 2 वोल्ट है, यहाँ से अगर जाऊंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना पोटेंशियल घटेगा 2 × 2/3, 2 × 2/3 इज 4/3, 2 - 4/3 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 2/3। तो यहाँ का पोटेंशियल पास आ गया 2/3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल 2/3 वोल्ट है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2/3 वोल्ट। तो उस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 2/3 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस दैट इज 1 माइक्रोफैरड। आई थिंक आंसर कम्स आउट टू बी 2/3 माइक्रो कूलम्ब। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया है कि नहीं? हालांकि हमारा आंसर आ गया, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा तेज दिमाग वाला वो कहेगा कि सर ना, है ना, ऐसे ही खेलने के लिए आंसर ये सबसे बेस्ट है, सबसे आसान तरीका बेटा ये ऑब्वियस बात है, इतना आसान से वाला सोचने क्या। बट कोई बच्चा कहते हैं कि सर यहां पर मैं इन दोनों को भी पैरेलल मान लूं। और कोई कोई बच्चा बोलेगा सर क्या पैरेलल मान रहे हो, यहां पर तो बैटरी है ही नहीं। ऐसे मान लो कि एक बैटरी है जिसका एमएफ जीरो है, तभी आपका आंसर आएगा। बिल्कुल पिछले वाले सवाल से अगर कंपेरिजन करना चाहो बिल्कुल आ जाएगा आपका आंसर। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इट लुक्स लाइक दिस, है ना, वो इसको ऐसा मान ले कि ये मेरे पास 1 ओम है, ये मेरे पास एक बैटरी है 0 वोल्ट्स की,
ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये मेरे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 2 वोल्ट, ठीक है। और वो क्या है ना, 0 वोल्ट बोल दो ना, क्या दिक्कत है ना, बैटरी लगी हुई तो है नहीं यहाँ पे, 0 वोल्ट बोल सकते हैं। और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब इस पूरे को यूं घुमा के ऐसे कर दो, यूं घुमा के ऐसे करोगे तो आपका जो कैपेसिटर होगा ये कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। ये 2 and 2, ठीक है, ये बेटा 1 and 0। ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पैरेलल है क्या? जी हाँ, पैरेलल है। तो इन दोनों बैटरीज को मैं इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ होगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ऊपर तो बड़ा 1 आ गया, नीचे बेटा मेरे ख्याल से कितना आ गया बेटा? 3/2। आई थिंक बेटा कितना आ गया? 2/3। इन दोनों बैटरीज को मैं एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका ईएमएफ 2/3 होगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपके पास एक बैटरी हो गई है जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ मेरे पास 2/3। ये रेजिस्टेंस में निकाल सकते हो बेटा, ये रेजिस्टेंस बेटा ठीक है, शायद 2/3 आएगा, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 2/3, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 2/3 तो यहाँ का 2/3। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2/3, और उसका बड़ा कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। तो चार्ज कितना आ गया? 2/3 माइक्रो कुलाम। तो इसका जो चार्ज होगा बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 2/3 माइक्रो कुलाम। बट बेटा सवाल जो था ना वो डेसिमल वाला था, तो 2/3 को क्या लिखेंगे बेटा? 2/3 को हम 0.666666 माइक्रो कुलाम लिखेंगे। जितना मुझे याद है बेटा 2021 के अंदर सवाल में बोल रखा था कि यू हैव टू ट्रंक्वेट इट्स टू 2 डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल के 2 डिजिट्स तक बेटा आपको लिखना है। तो ऑफ कोर्स डेसिमल के 2 डिजिट बाद में बेटा क्या ठीक रहेगा? 0.66 सही रहेगा, 0.67 सही रहेगा? 0.67 इज मोर नियरर, तो ऑफ कोर्स मैं 0.67 इसका आंसर लिखता हूं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। बढ़िया सवाल है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, एंड सवाल में फिर भी ना एक हल्की सी बड़ा डिस्क्रिपेंसी है, और मतलब गलती है सवाल को फ्रेम करने के अंदर, और इसके कारण किसी अच्छे बच्चे का भी वाला सवाल गलत हो इसके पूरे चांसेस हैं। ना जेई वाले ने वो गलती ठीक की, ना ही बेटा उसका कोई बोनस वोनस किया। गलती क्या, मैं आपको समझाऊंगा। In a circuit shown in figure, the capacitor C is initially uncharged। बेटा ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, और की जो है बेटा ये शुरुआत के अंदर ऐसे ओपन है, ठीक है। इन दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में ऑफ कोर्स बेटा इस कैपेसिटर का तो सर्किट से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये वाला स्विच तो आपका ऑफ है, ठीक है। एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू 1 ओम, 1 ओम में से 1 एम्पियर करंट बहता है। फिर तुमने क्या किया? द की इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू टी नोट। टी इज इक्वल टू टी नोट पर बड़ा स्विच को ऑन किया गया इसको, फिर कैपेसिटर आपका एक तरह से पार्टिसिपेशन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, मुझसे ये पूछ रखे। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरी आदत सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने की रहती है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, बड़ा रेजिस्टेंस आर कितना है मुझसे ये पूछा है। टी लेस देन टी नोट, ये जो कैपेसिटर है इसको सर्किट में इंक्लूड करने से पहले I1 की वैल्यू कितनी है ये पूछिए, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड द करंट इन द कैपेसिटर। स्विच को ऑन करने के 7.2 माइक्रोसेकंड बाद इस कैपेसिटर में कितना सा करंट बह रहा है वो पूछा है, वो तो कर देंगे, ठीक है। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है, कर देंगे। अब डिस्क्रिपेंसी क्या है, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने समझ गए होंगे। सवाल में हमें ये नहीं बता रखा कि इस 1 ओम में से करंट जो 1 एम्पियर बह रहा है जिसकी बात हो रही है वो कैसे बह रहा है। वो करंट ऐसे राइट बह रहा है, लेफ्ट बह रहा है, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, तो क्या करें यार। तो देखिए फिर ना, मतलब उन्होंने जो आंसर दिया ना वो ऐसे मान के दिया कि ये 15 वोल्ट है, इसमें से करंट यूं आएगा, इसमें से कुछ करंट I1 ऐसा है जिसकी डायरेक्शन दे रखी है, तो यहां पर भी डायरेक्शन आप ऐसे ही मानो, ठीक है। तो जो ऑप्शंस मैच करा रखे हैं वो 1 एम्पियर ऐसे लेफ्ट में आते हुए करंट को मानकर इन्होंने ऑप्शंस मैच करा रखे हैं। कोई भी अगर अच्छा बच्चा अगर मान लो कि अगर इधर की तरफ 1 एम्पियर करंट अगर मानेगा तब भी बेटा है ना, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर देखें और लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ा ठीक है ना, दोनों ही केस होने चाहिए थे, बट उन्होंने जो सारे सारे आंसर्स दिए वो 1 एम्पियर करंट ऐसे मान के दिए, ठीक है। अब बेटा मुद्दे पे आओ, चलिए। सबसे पहले बेटा अपन को ये इस कैपेसिटर को ऑन करने से पहले 2 ऑप्शन है बेटा, ए और बी, पहले इनको मैनेज करते हैं। तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन आई थिंक लुक्स लाइक दिस कि मेरे पास 15 वोल्ट की बैटरी
इसके साथ एक आर रेजिस्टेंस जो मुझे पता नहीं कितना है, मुझे पता करना है। मेरे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी, इसमें से गुजरने वाला करंट बेटा सवाल के अंदर उन्होंने बता रखा है। ये बेटा 5 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, करंट आपके पास बेटा इस तरह से 1 एम्पियर है, ये वाला रेजिस्टेंस बेटा मेरे पास 3 ओम है। ये कैपेसिटर को सर्किट का हिस्सा बनाने से पहले की कहानी है, टाइम लेस देन टी नॉट की कहानी। ये तो बहुत ही आसान से लग रहा है बेटा, ठीक है। यहां का पोटेंशियल अगर जीरो, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए ऐसा, चलो यहां जीरो मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल जीरो, चलते गए, बैटरी के बेटा लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 5। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते हो तो बेटा पोटेंशियल बढ़ता है, कितना पोटेंशियल बढ़ता है, आई इंटू आर, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो यहां से यहाँ 1 वोल्ट और बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया 6, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 6, यहाँ का 6 तो यहाँ का भी 6, यहाँ का भी 6, यहाँ का भी 6 और यहाँ का भी 6, सॉरी यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0। कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर बैटरी जो ना वो लोड की तरह काम कर रही है, और अगर बैटरी अगर लोड की तरह काम कर रही है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस आई आर, तो 5 प्लस 1 इंटू 1, तो वो भी आपके पास 6 ही आएगा। बेटा आपके पहले 2 सवाल तो बड़े आराम से बन गए। अब तो यहाँ का पोटेंशियल 6 है बेटा, यहाँ का पोटेंशियल 3 है, करंट आपके पास आएगा ऐसे, कितना आएगा 6 माइनस 0/3, आई थिंक करंट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। यहां पर करंट आपके पास 2 एम्पियर है बेटा, यहां पर करंट आपके पास 1 एम्पियर बेटा, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो बेटा यहां पर आपके पास करंट आएगा 3 एम्पियर, यहां पर आपके पास करंट आएगा 3 एम्पियर। ये बैटरी बेटा आपके सोर्स की तरह काम कर रही है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। बेटा मेरे पास आ गया 3R इज इक्वल्स टू 9, आई थिंक बेटा R कम्स आउट टू बी 3 ओम। ये बेटा आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब बेटा ये ए ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल सही है। और टाइम लेस देन टी नोट, जब तक कैपेसिटर का स्विच ऑन नहीं किया है तब तक बेटा आपका ये वाला जो I1 की वैल्यू है ये 2 एम्पियर, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे ने ये वाला करंट 1 एम्पियर यू ना मानकर अगर ऐसे मान लिया होता, तब बेटा मेरे ख्याल से ये आपके ऑप्शंस बेटा मैच नहीं करते, तब बेटा कोई भी ऑप्शन शायद बेटा मैच नहीं करता। आप सोल्व करना चाहो बेटा सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से कैपिटल आर की वैल्यू बेटा आपके पास फिर 33 ओम आती है बेटा, मेरे ख्याल से I1 की वैल्यू बेटा फिर शायद 1/3 एम्पियर आती है, एंड बाकी जो आगे की जो वैल्यूज बेटा वो भी आपकी मैच नहीं करती, और चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। अब IIT की तरफ से आर्गुमेंट ये है कि चारों में से जब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स बेटा करंट के डायरेक्शन चेंज करके देखो, हमने तो दी नहीं है, और अगर चार ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहे तो ऑब्वियस बात है कि आपको डायरेक्शन चेंज करके ट्राई करना चाहिए था। एनीवेज, अब हम करते हैं कैपेसिटर का जो स्विच है उसको ऑन करने के बाद क्या होगा। जैसे मैंने कैपेसिटर वाले स्विच को ऑन कर लिया, अब कहानी क्या है, ये बेटा मेरे पास कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का बेटा कैपेसिटेंस कितना है बेटा, कैपेसिटेंस इसका कितना है बेटा 2 माइक्रोफेरेड। ये बेटा मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब मुझसे पूछ रखा है कि बताओ कि स्विच को ऑन करने के 7.2 माइक्रोसेकंड बाद क्या होगा। अब इसमें अगेन बेटा आप चाहो तो बेटा दुनिया भर के KCL KVL वगैरह लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। बट जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर में पहले मैंने कुछ चीज़ें सिखाई थी है ना, वो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको कई बार बड़ा सिखाता आया हूँ इस तरह की चीज़ें। और वो ये है कि ना कैपेसिटर के पास क्या होगा ये पता करने के लिए आप इस सर्किट को थोड़ा सा आसान कर लो। ये बेटा 3 ओम था ना सर, आसान कर लो इसका मतलब ये थोड़ी कि सर्किट चेंज कर दोगे, सर यहाँ पर बैटरी है ही नहीं। अच्छा बेटा बैटरी नहीं है तो इसको तुम 0 वोल्ट मान लो। सर ऐसे करने से फायदा क्या है बेटा, ऐसे करने से फायदा ये है कि मैं ऐसे बोल दूंगा कि इस कैपेसिटर के साथ 3 बैटरीज लगी हुई हैं और ये तीनों बैटरीज आपस में पैरेलल हैं, तो KCL KVL वाले चक्कर से अपन बच जाएंगे, है ना, KCL KVL वाले चक्कर से अपन बच जाएंगे, अपना काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये तीनों बैटरीज आपस में इस तरह से पैरेलल हैं, और मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ, बड़े आर मेरे पास 3 आ गया था, कि इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा बेटा, इक्विवेलेंट EMF आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा ये आ गया 5 प्लस 5, ऊपर बेटा कितना आ गया 10, बेटा नीचे 1/3 1/3 बेटा कितना हो गया 2/3, 2/3 और 1 बेटा कितना हो गया 5/3, बेटा 3 को ऊपर ले जाओ,
सॉरी बेटा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया 6। आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो इस तरह से। तो इन तीनों की तीनों बैटरीज को, बैटरी है कितने की, हमारे पास 6 वोल्ट्स की बैटरी है। आर इक्विवेलेंट है बेटा, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, 6 वोल्ट्स के पास बैटरी है। इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे। प्लस बेटा हमारे पास यहाँ पर एक 3 ओम भी तो है ये वाला, प्लस बेटा इस कैपेसिटर के साथ हमारे पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक तरीके से अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आ गया कि हमारे पूरा सिस्टम जो ना वो कुछ कुछ ऐसा है। आर इक्विवेलेंट निकालना बेटा कितना आसान सा काम है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वो निकालना हो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/1। आई थिंक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 3/5। तो मेरे पास 3/5 लिख दो, या बेटा 0.6 लिख दो एक ही बार। तो हमारे पास ये सारा का सारा अरेंजमेंट इस तरह से आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बेटा कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बल्कि करना नहीं चाहिए। अब जो आपको याद है उसी से ही अब सवाल पूरा पूरा आपको बना लेना चाहिए। अब आपके पास तो ये सिंपल एक आरसी सर्किट तो हो गया, और अगर सिंपल आरसी सर्किट हो गया और उसमें अगर आपसे कोई चार्ज या करंट अगर पूछ रहा है तो आपको तो फॉर्मूले लगाने चाहिए। अब बेसिक से थोड़ी करोगे उस सवाल को। अब आप तो ये कहोगे कि सर सिंपल सा काम है कि मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, और इसी सर्किट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस मिला के 3.6 लिख दूं, 3.6 ओम का मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये मेरे पास बैटरी का ईएमएफ है। अब मुझसे किसी टाइम पर करंट पूछ रखा है, बताओ कि इस टाइम पर करंट कितना होगा। करंट कितना होगा किसी भी इस तरह से बड़ा सर्किट के अंदर जब कैपेसिटर लगा रखा होता है, करंट की वैल्यू होती है E/R इंटू E⁻⁻ जस्ट पुट द वैल्यूज। ईएमएफ कितना, ईएमएफ है 6 वोल्ट, बड़ा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना 3.6, E⁻⁻t कितना टाइम, स्विच ऑन करने के 7.2 माइक्रोसेकंड बाद। तो बड़ा टाइम ऑफ कोर्स कहां से लेंगे, वो जब स्विच ऑन हुआ ना और कैपेसिटर के पास चार्ज आना स्टार्ट हुआ तभी तो चलेंगे। तो 7.2 माइक्रोसेकंड अपॉन आर सी, आर कितना है 3.6, सी कितना बेटा, सी है 2 इंटू 10⁻⁻6। बेटा ये तो सारे खत्म ही हो गए बेटा, मेरे ख्याल से E⁻⁻ आ गया 60 अपॉन 3.6। आई थिंक बेटा कितना 10/5 है क्या, 10/6, 10/6 E⁻⁻ बेटा -1, 5/3 इंटू E⁻⁻1। E⁻⁻1 की वैल्यू बेटा सवाल के अंदर दे रखी है 0.36। हालांकि ये वैल्यू मैं आपको क्लास में याद भी कराता हूँ, बट ठीक है दे भी रखी है अपन को। ये बेटा इससे कैंसिल, आई थिंक 0.12 इंटू 5 बेटा कम्स आउट ऑफ 0.60 एम्पियर। क्या सचमुच बेटा करंट की वैल्यू 0.60 एम्पियर है? ऑफ कोर्स बेटा करंट की वैल्यू 0.60 एम्पियर है। ए और बी तो पहले से ही थे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली राइट। डी ऑप्शन क्या है, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर कैपेसिटर पर चार्ज 12 माइक्रोकूलम्ब होगा। इंफिनिटी पर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा निकालना तो बिल्कुल आसान है। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर सर्किट में करंट आपका हो जाएगा 0, यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 6, यहां का पोटेंशियल 0, करंट तो है नहीं तो यहां का पोटेंशियल 6 तो यहां का पोटेंशियल भी 6। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 6, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरेड, 6 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफैरेड ऑफ कोर्स कम्स आउट विद 12 माइक्रोकूलम्ब। ये हमारे कैपेसिटर पर चार्ज है, आना ही था बेटा आएगी। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ये बेटा मेरे ख्याल से जेईई एडवांस 2019 का सवाल है। सवाल मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इसे लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन अगर आराम से इत्मीनान से अगर सवाल पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा बड़े आराम से बन जाता है, कोई खास ऐसे दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगेन कंडीशन क्या है कि आराम से इत्मीनान से अलग अलग केसेस के डायग्राम बनाओ तो बड़े आराम से आपके मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चों से मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि उनको वो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करने की स्टाइल नहीं आती है ना, कि ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर ऑप्शंस पढ़ने से आइडिया लगता है कि क्या क्या ढूंढना है, हर सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाना है। कोई अगर मान लो कि दो ऑप्शन आपस में अगर इंटर रिलेटेड हो तो एक ही डायग्राम में दोनों का काम चलाना है। ये ऑफ कोर्स बड़ा प्रैक्टिस से आता है, ऐसे बताने से नहीं आता। तो डू एज मेनी एज पॉसिबल एज मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस। इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, बेटा कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। एंड द स्विच S1 एंड S2 आर ओपन, बेटा स्विच S1 भी ओपन है और S2 भी आपका ओपन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आर बेटा दे रखिए, कैपेसिटेंस C1 जो है वो 10 माइक्रोफैरेड का है। बेटा ये जो कैपेसिटर है ये आपका 10 माइक्रोफैरेड का है। C2 जो है वो बेटा आपका 30 माइक्रोफैरेड का है।
और C3 और C4 बेटा, C3 और C4 बेटा, C3 तो C4 तो दिख गया। अच्छा, C3 और C4 आपके 80-80 माइक्रोफेरेड है बेटा। मैं तो ये कहूंगा कि 80-80 माइक्रोफेरेड है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट ये C3 और C4 तो आपस में सीरीज में ही है, तो जबरदस्ती क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, है ना। 80 और 80 अगर दोनों सीरीज में होंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए चीज़ों को हल्का सा आसान करने के लिए ऐसा कर दो कि यार ना, सॉरी, और इसको बोल दो कि ये 40 माइक्रोफेरेड है ना। 80 और 80 बेटा सीरीज में होंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने से थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपन सवाल में बड़ा सारे ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। द स्विच S1 इज क्लोज्ड, बेटा S1 को क्लोज किया और फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड। तो ये वाला तो कैपेसिटर काम का ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले सर्किट की बात हो रखी है, आर फुल्ली चार्ज्ड। नाउ अब S2 इज क्लोज एट दिस टाइम द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम। जैसे इसको ऑन किया, इस 30 ओम में से कितना करंट गुजरेगा बेटा, मुझसे ये पूछा है। इस P और Q पॉइंट के बीच में निकाल लेंगे। इसमें बेटा जो कॉन्सेप्ट यूज आएगा वो बेटा मेनली आप जानते हैं कि क्या है, कि जब भी बेटा इस तरह से अचानक से जब पूछते हैं तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो अचानक से चेंज नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर करना कर लेंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 S1 इज क्लोज, बेटा S1 को क्लोज किया, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा वो पूछा, बट आराम से कर देंगे। टाइम t इक्वल टू 0 पर जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो दे विल बिहेव लाइक शॉर्ट वायर, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, उससे बन जाएगा। द की S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, बेटा S1 को काफी देर तक क्लोज किया, सच दैट द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, ये कैपेसिटर सारे सारे फुल्ली चार्ज हो गए। द वोल्टेज अक्रॉस C1 के अक्रॉस बेटा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बड़ा आराम से निकाल लेंगे। If S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged, the voltage difference between P and Q, जो P और Q पॉइंट है उनके अक्रॉस बेटा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, अगर मैं S1 को क्लोज रखता हूं तो मेन बात क्या है, मेन बात है कि मुझे S1 को काफी देर तक क्लोज रखना है। जैसे बेटा मैंने S1 को क्लोज किया, सिचुएशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। मैं डायग्राम बेटा, जैसे बेटा मैंने S1 को क्लोज किया, ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 30 ओम, ये बेटा मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड, ये बेटा मेरे पास 100 ओम, ये बेटा मैंने एक कैपेसिटर मान लिया ऐसे, ये बेटा 40 का है, ध्यान रखना 40 माइक्रोफेरेड का। ये बेटा मेरे पास पॉइंट P है, बेटा मेरे पास यहाँ कहीं बेटा पॉइंट Q है, ये मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड का, ये बेटा 30 ओम, ठीक है, 5 वोल्ट की बेटा बैटरी है मेरे पास बेटा, ये ऑफ कोर्स आपका 70 ओम। यहाँ पर बेटा मेरे पास जो स्विच है ये आपका ऑफ है, ये बेटा मेरे पास कोई ना कोई कैपेसिटर है बेटा, ये 30 का है, और साथ में बेटा रेजिस्टेंस भी है, और बेटा ये बैटरी भी। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं। अब सवाल में पढ़ चुका हूं तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया कि व्हाट आई एम लुकिंग आफ्टर। जैसे सबसे पहले तो बेटा ये सी वाला तो ऑप्शन है ना, इसको चेक कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को S1 को क्लोज करते ही, S1 को जैसे ही क्लोज किया, भाई सबसे पहले तो क्लोज ही करोगे ना, तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। स्विच को जैसे ही क्लोज किया, ये वाला सर्किट तो काम का है नहीं, करंट बेटा यूं जाएगा, और करंट यूं जाएगा, ऑल द कैपेसिटर्स विल बिहेव लाइक शॉर्ट वायर एंड द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ऑफ कोर्स शॉर्ट वायर। बस आपका सर्किट ऐसा दिखेगा कि 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास 30, ये आपके पास 70, ये आपके पास 100, बस 70 और 30 बेटा कितने हो गए 100, 100 और 100 बेटा कितने हो गए 200, 200 वोल्ट की बेटा 200 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट बेटा मेरे पास आएगा ऑफ कोर्स 50 अपॉन 200, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1/4 एम्पियर, या फिर बेटा 0.25 एम्पियर, ये मेरे पास करंट आना चाहिए। हाँ, 0 उससे बेटा 50 नहीं बेटा 5 है, सॉरी, तो 1/40 आ गया, या फिर बेटा 0.25, या बेटा 25 मिली एम्पियर भी लिख सकता, ठीक है, मेरी गलती बेटा 5 था। ये ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही आ गया कि सी वाला ऑप्शन तो मेरा सही है। अब अगली बात कब की कर रखी है, अब अगली बात कर रखी है स्विच ऑन करने की काफी देर बाद की, है ना, काफी देर बाद, काफी बाकी जो सारे ऑप्शन है बेटा काफी देर बाद के हैं।
तो काफी देर बाद अगर देखिए तो बेटा क्या क्या होगा, द स्विच S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज। अब कैपेसिटर आपके फुल्ली चार्ज हो गए। अब जब कैपेसिटर आपके पास फुल्ली चार्ज हो गए तो अब कैपेसिटर आपके बिहेव करेंगे ब्रोकन वायर की तरह। T इज इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव कर रहे थे शॉर्ट वायर की तरह, अब बिहेव करेंगे वो ब्रोकन वायर की तरह। तो अब सिचुएशन होगी कैसे, सिचुएशन कुछ कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। S1 को ही क्लोज किया, S2 की बात नहीं हो रही, मैं बी वाला ऑप्शन पढ़ रहा हूं। तो सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी होगी, ये 5 वोल्ट की बैटरी, यहां कैपेसिटर लगा रखा है, यस बेटा मेरे पास ये पॉइंट P है, बेटा मेरे पास ये पॉइंट आपके पास इस तरह से Q है, ठीक है। इस तरह का थोड़ा आपके पास अरेंजमेंट है। और ऑफ कोर्स बेटा कहीं भी कोई भी करंट नहीं बह रहा होगा, हर जगह ब्रोकन वायर टाइप कहानी आ गई, एक ही तो बड़ा बैटरी है, कहानी बेटा आपके पास कुछ कुछ ऐसी है। C1 के अक्रॉस बेटा, C1 कौन सा है, ये 10 माइक्रोफैराड है ना, इसके अक्रॉस बेटा मुझसे क्या पूछ रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है, निकाल देंगे बट आराम से निकाल देंगे। पहले ये चेक करो कि कोई करंट नहीं बह रहा है, तो अगर यहां का पोटेंशियल अगर आपके पास 0 है, पोटेंशियल लोडिंग बात ये करनी है बट आपके पास 5 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट जो ना, ये आपका 10 माइक्रोफेरेड, बट आपके पास ये 40 माइक्रोफेरेड। बस बट आपके पास दो ही कैपेसिटर बट आपके पास इस तरह से दोनों के दोनों बट आपस में कैसे लगा रखे हैं, सीरीज में लगा रखे हैं। सीरीज में अगर लगा रखे तो 10 इंटू 40 अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स 50, बड़ा ये कैंसिल, आई थिंक 8 माइक्रोफेरेड आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, 5 वोल्ट की बड़ा बैटरी है, तो चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर पर, चार्ज आएगा बेटा ऑफ कोर्स C इंटू वी। सी कितना बेटा 8 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज कितना बेटा 5 वोल्ट, आई थिंक कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये जो प्लेट है इसके पास बेटा चार्ज आएगा प्लस 40 माइक्रो कूलम, इसके पास आएगा माइनस 40, बेटा इसके पास आएगा आपके पास इस तरह से। ये कहानी बेटा आपके पास कोई केसीएल केवीएल से खास लगाने की जरूरत नहीं बेटा, सीरीज पैरेलल से हो रहा है ना भाई। जब जब तक आपने ये वाला स्विच ऑन नहीं किया तब तक बेटा सब कुछ सीरीज पैरेलल में तो है। अब मुझसे पूछ के रखा है बेटा, मुझसे ये पूछ रखा है कि आपका जो C1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऑफ कोर्स बेटा C1 पर जो चार्ज है ना वो आपके पास 40 माइक्रो कूलम है, उसका जो कैपेसिटेंस है बेटा आपके पास वो 10 माइक्रोफेरेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, बेटा माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट्स, इट सीम्स टोटली फाइन। बेटा बी ऑप्शन भी आपका बढ़िया से करेक्ट है, बी आपका सही है बेटा, सी आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अब अगले बेटा ऑप्शंस पढ़ते हैं। If S1 is kept closed for long time such that capacitor is fully charged, the potential difference between P and Q। मुझसे P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है, वेरी इजी। जब आपको स्विच ऑन करने का काफी टाइम हो चुका है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट से बेटा यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम। क्योंकि जब टाइम टेंडिंग टॉट इन्फिनिटी हो गया तब रेजिस्टेंस में करंट तो बह नहीं रहा, तो जो पोटेंशियल यहां का बेटा वही पोटेंशियल यहां का। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो इस वाले के, और पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, बात तो एक ही है। तो पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आ गया जो इस 10 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज ऑफ कोर्स 4 वोल्ट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज 10 वोल्ट। ऑफ कोर्स बेटा डी ऑप्शन कम्स आउट टू बी रॉन्ग, बेटा हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, सबसे पहला ऑप्शन S1 को बहुत देर क्लोज किया और उसको क्लोज करने के बाद अब तुमने S2 को क्लोज किया। अब S2 को क्लोज करते ही एट दिस इंस्टेंट द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू 30 ओम, इस 30 ओम में से कितना करंट गुजरेगा, बेटा मुझसे ये पूछा है। इसमें हमें बेटा ऑफ कोर्स थोड़ी सी मतलब हल्की सी बेटा तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट कर ले। इसमें बेटा ऑफ कोर्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ सकते हैं, बट ठीक है ये इतना भी टफ नहीं है। तो जैसे ही टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी हो गई तो मेरे बच्चे किस किस बात से कन्विंस्ड है, बेटा मेरे ख्याल से इस बात से कन्विंस्ड है कि ये बैटरी है, ये 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया, बेटा मेरे पास ये 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। ये मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट है P, बेटा मेरे पास ये कोई ना कोई पॉइंट है लेट्स बेटा मेरे पास Q, ठीक है। हमारे पास ये एक कैपेसिटर है 30 माइक्रोफेरेड का, ऐसे
जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर आता हूं बेटा। मेरे पास ये 30 ओम है, मेरे पास बेटा ये 30 माइक्रो फैरेड है। ये जो कैपेसिटर है इसके बेटा यहां पर चार्ज आपके पास +40 है, बेटा यहां पर चार्ज आपके पास -40 है। इसका कैपेसिटेंस मेरे पास 10 माइक्रो फैरेड है। यहां पर बेटा मेरे पास एक रेजिस्टेंस भी था, कितना था 70 ओम। इस स्विच ऑन करने से पहले कोई करंट नहीं था, स्विच ऑन करते ही बेटा कोई ना कोई करंट आ सकता है और वो करंट मुझे निकालना है, वो बेटा मुझे करंट निकालना है। इस पर चार्ज कितना है बेटा, इस पर चार्ज बेटा मेरे पास +40, इस पर चार्ज बेटा मेरे पास -40। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो ना वो मेनली मेरे पास बेटा ये है कि जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, स्विच ऑन करते इसमें करंट आ जाएगा, इसमें और इसमें भी करंट आ सकता है, लेकिन करंट आने के कारण इन कैपेसिटर्स पर जो चार्ज चेंज होगा उस चार्ज को चेंज होने में समय लगेगा। और हमें कब पूछा है, स्विच को ऑन करते ही, स्विच को ऑन करते ही सिर्फ और सिर्फ मान के चलना है कि इस प्लेट पर चार्ज +40, इस वाली प्लेट पे -40, इस वाले प्लेट पे बड़ा -40, इस वाले प्लेट पे +40। स्विच को ऑन करते ही ऐसा होगा। हाँ, उसके बाद में चार्ज चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्विच को ऑन करते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी है, और इससे मैं सारा सारा काम बनाना है तो कर लेंगे। फिर बेटा ये तो चीज अगर ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। अच्छा बेटा, एक 10 वोल्ट की बेटा बैटरी हमारे पास यहां पर भी, ठीक है ना। मुझे मेरे को कोई ना कोई करंट निकालना है, ठीक है। मैंने यहां पर बेटा कुछ ना कुछ करंट मान लिया, लेट से आई, ये करंट आई आया, मुझे आई निकालना है। उसमें से बेटा मैंने यहां पर करंट मान लिया I1, और यहां पर बेटा लेट से मैंने एक बार के लिए करंट मान लिया I माइनस I1। यहां पर बेटा मेरे पास करंट है I1, बेटा मेरे पास यहां पर करंट है I1, इधर मैंने मान लिया I माइनस I1। करंट की डायरेक्शन जो बेटा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वो तो क्योंकि सब वेरिएबल्स में तो है, इसलिए खास चिंता वाली खास बात है। मुझे निकालना क्या है, आई निकालना है। आई और I1 कितने अननोन है, 2। उनको सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2। तो 2 केवीएल लगा दो, 2 कोई से भी लूप पकड़ो और उसमें केवीएल लगा दो, आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे मैं चलो एक काम करता हूं बेटा, बाहर वाला जो सर्किट है ना, तो सबसे बाहर वाला जो सर्किट है, चलो उसमें केवीएल लगा देता हूं। सबसे बाहर वाला जो सर्किट है ना, उसमें यूं चलते 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 अपन ऐसे केवीएल लगाते है ना, अपन ऐसे चलते चलते केवीएल लगाते हैं। इसमें केवीएल लगाते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, चलते गए बेटा, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज 5। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए बेटा, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा बेटा, ऑफ कोर्स चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, बेटा दैट कम्स आउट -4। चार्ज मैंने कहा ना अचानक से चेंज नहीं होगा, चेंज होने में टाइम लगेगा, और जस्ट स्विच के ऑन करते ही पूछा। चलते गए बेटा 70 में करंट की तरफ जाओगे, पोटेंशियल घटेगा -70 इंटू I1। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बेटा यहां पर भी देख रेजिस्टेंस है ना, हाँ बेटा 30 ओम, 30। चलते गए चलते बेटा, बैटरी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज पे जाओगे, पोटेंशियल घटेगा। कितना पोटेंशियल घटेगा, ऑफ कोर्स बेटा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज जाओगे बेटा -4। चलते गए चलते गए चलते गए, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे बेटा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना, 30 इंटू I माइनस I1। बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो सम शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आ गई, लेकिन इसमें तो I भी है I1 भी है ना, मुझे कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। एक बेटा छोटा सा लूप और पकड़ लो, इसमें भी केवीएल लगा दो। चलते गए बेटा, चलते गए बेटा, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 10। और रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा, -30 इंटू I। बेटा कैपेसिटर में बेटा यूं चलते गए t इज इक्वल टू 0 पर ये वाला स्विच तो जस्ट ऑन हुआ ही है, इस कैपेसिटर के पास चार्ज ही नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। चलते गए बेटा, अगेन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाऊंगा बेटा, -4। 70 से कर जाऊंगा बेटा, -70 इंटू I1। चलते बेटा वहीं पहुंच गए, सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। यहां से बेटा I1 को उठाकर इस ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर आप जैसे पुट करोगे, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन में I की वैल्यू आ जाएगी। कुछ बड़ा फ्रैक्शन वगैरह के अंदर बेटा आपके पास इसके कोई ना कोई वैल्यू आएगी, शायद बेटा कुछ 0.05 एम्पेयर या ऐसे कुछ बेटा आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, वो आप एक बार निकाल लेना। जैसे बेटा आप इसमें से इन दोनों इक्वेशन में से I1 को एलिमिनेट करोगे, आपका I आ जाएगा। I जो होगा बड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 0.05 या फिर ऐसा कुछ बड़ा आपके पास आपके I की वैल्यू आएगी। हमें कितना दे रखा है, 0.2 एम्पियर दे रखा है। ऑफ कोर्स बड़ा ए स्टेटमेंट कम्स आउट मी रॉन्ग।
तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला सवाल ही ऐसा था जिसके बेटा हमें पूरी पूरी बात को गहराई से सोचना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट क्या था कि इस स्विच को ऑन करने से इन कैपेसिटर्स पर चार्ज अचानक से चेंज नहीं होगा। तो इन पर चार्ज अचानक से चेंज नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट पहले था वही बेटा बाद में है। इतने से फैक्ट से हमारा सारा सवाल बेटा आराम से बन गया। ऐसे करके बेटा मैंने कैपेसिटर के सारे सवाल कराई दिए हैं। पिछले वाले वीडियो के अंदर कुछ सवाल कर लेते, इस वाले लेक्चर में अगले वाले सवाल निपटा दिए एंड कैपेसिटर इज डन। आगे वाले जो चैप्टर हैं बेटा उनके लेक्चर्स भी मैं एडवांस और PYQs ऐसी इसी प्लेलिस्ट में लगातार सोल्व करता रहूंगा। प्लेलिस्ट पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखें बेटा, बाकी तो वीडियो ढूंढना हमारे थोड़ा से मुश्किल है, लेकिन प्लेलिस्ट से आपको सारे बड़े आराम से सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। आप अपनी एडवांस की पढ़ाई लगातार करते रहिएगा। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कुछ भी चाहिए हो, कोई टेस्ट चाहिए हो बेटा, कोई क्वेश्चन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कोई लेक्चर चाहिए हो, प्लीज़ लेट अस नो। पढ़ाई करें, अच्छी एडवांस में रैंक लेके आए। ऑल द बेस्ट, बाय।